हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर्च ट्यूटोरियल। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी पॉलिटिकल के रिलेटेड जितने भी हम बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल के एमसीक्यूज़ जो थे स्पेशली हम बात करते हैं। तो जिसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ गए, बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई, देन पार्लियामेंट के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है ये आने वाले जितने भी जेके एसएसबी और एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ जो है हमारे इस चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हैं, जाने आने वाले जितने भी आप लोगों के जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है, स्पेशली जैसे कांस्टेबल की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नंबर में आने वाली हैं, तो उसमें पॉलिटिकल का काफ़ी अच्छी सेक्शन रहती है और क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है। देन हमारे पास और भी जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए पहले पार्ट में हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम 34 से आगे चलेंगे। और आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, 35th से शुरू करेंगे आज। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल द मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को जितने भी डिफेंस के रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन सबको लेकर। तो गाइस उसका राइट आंसर रहेगा डिफेंस मिनिस्टर जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। डिफेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट को बताना पड़ता है जितने भी डिफेंस के रिलेटेड मैटर हैं तो उनके रिलेटेड। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हाउ मैनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कितने बार इलेक्शन लड़ सकता है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता भी है। तो बात करते हैं इसकी। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो भारत का जो एक प्रेसिडेंट होता है वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार मर्जी चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है। चलिए इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या रहेगा हमारे पास राइट आंसर रहेगा एनी नंबर ऑफ टाइम। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। हुमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन अ यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि इसके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, एक नई स्टेट को क्या बना सकता है, इंडिया की टेरेटरी में बना सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी 28 स्टेट्स है, तो किसी कोई और एक नई स्टेट क्रिएट करनी तो किसके पास ये पावर होती है। सो गाइस इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर 38, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज सॉट। कहते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बाउंड होता है कि प्रेसिडेंट को वो मतलब वो उसको देनी पड़ती है एडवाइस। तो क्या वो इसका आंसर क्या रहेगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हाँ, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है। तो इसका आंसर रहेगा यस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, when the vice president officiate as president he draws the salary of dash। कहते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, किसी केस में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहा है फॉरेन में या बीमार है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एज अ प्रेसिडेंट काम करता है। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उस केस में जो सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट को वो किसकी मिलती है, प्रेसिडेंट की, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। सो गाइज जब वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। तो वो जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा तो सैलरी उसको जो प्रेसिडेंट लेवल की होगी वो ही मिलेगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से लोग होते हैं जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या डिप्टी मिनिस्टर। सो गाइज इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी। किसके पास ये पावर्स होती हैं, अथॉरिटी होती हैं कि भाई वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं किसके रिलेटेड, यूपीएससी के रिलेटेड। सो गाइज इसका राइट आंसर भी हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जो नेशनल एमरजेंसी होती है जिसे हम कहते हैं, इंटरनल एमरजेंसी भी कहते हैं इसे, हम कहते हैं कि किसकी एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो 352 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगा सकता है। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा कैबिनेट। और कैबिनेट का हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। सो गाइज
पूरी पूरी कैबिनेट की एडवाइस आएगी उसमें। सिर्फ अकेला प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से नहीं कह सकता, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी अपनी कैबिनेट के साथ। कैबिनेट कहेगी कि हाँ इमरजेंसी लगानी चाहिए, फिर वो कहेगा प्रेसिडेंट को और फिर इमरजेंसी लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। अगर ऐसा केस हो जाए जिस कि प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट का काम होगा वो कौन करेगा? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो तीसरा नंबर किसका आ जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36, एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 होगा ये, यहाँ पर 36 मिस्टेक हो गया है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, कहते हैं कि जो एमरजेंसी लगती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356 के, ठीक है ना, तो वो पार्लियामेंट में अप्रूव्ड हो जानी होनी चाहिए विद इन कितने टाइम के अंदर? सो गाइस इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद इन 2 मंथ। तो चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, कहते हैं कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सो गाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर जितने भी होते हैं उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द, कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है एमरजेंसी लगा देता है और उसको जब रिटन रिटन एडवाइस मिलती है, किसकी एडवाइस मिलती है? रिटन। तो सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा, एडवाइस किसकी रहेगी? प्राइम मिनिस्टर की। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जब प्राइम मिनिस्टर लिखत में क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि आप एमरजेंसी लगाओ, उसे भी उससे पहले कैबिनेट के साथ बात करनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर ही जाके प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगाता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, कहते हैं कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 78 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है? तो वो डील करता है प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एडवाइस दे सकता है पार्लियामेंट को। सो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज अ प्रेसिडेंट इज, मैक्सिमम टाइम कितना होता है कि वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने टाइम तक एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकता है? सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 मंथ। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी हालत में, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा, लेकिन कितने टाइम तक कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता। लाइक अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ तक क्या करेगा? प्रेसिडेंट का काम करेगा, लेकिन फिर 6 महीने के बाद तो हमें या तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में, तो वो जो होता है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक लग सकता है? सो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा 6 मंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास आ गया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज आर रिजाइन हु जनरली नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड, कभी अगर क्या हो जाए स्टेट जनरल क्या गवर्नर जो हो मर जाए या रिज़ाइन कर ले, तो जब तक नया बंदा ना आए तब तक कौन जो होगा वो स्टेट गवर्नर का काम करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा वो काम करेगा गाइज। जैसे अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा गवर्नर की एब्सेंस में काम करेगा एज अ गवर्नर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, कहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज मे बी रिड्यूस्ड, जब भी बहुत ज़्यादा सैलरीज और अलाउंसेज जो होती है किसी क्लास की भी रिड्यूस्ड हो जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कौन अपॉइंट करता है गाइज? प्रेसिडेंट। सीधा राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है गाइज? उनको करेगा गवर्नर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, नीचे दिए ऑप्शन में से गवर्नर ऑफ द स्टेट के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है?
क्या सारी करेक्ट है? या फिर ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। हाँ, वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, अगर स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट को कहेगा कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा लो। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट इज प्रायर परमिशन, ये भी राइट है। कोई भी मनी बिल, चाहे अगर सेंटर की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बिना वो मनी बिल लोकसभा में नहीं आएगा, और स्टेट में बिना गवर्नर की प्रायर परमिशन के बिना मनी बिल जो होगा स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगा। ही हैज़ द पावर टू इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, तो ये भी राइट है। उसके पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब लेजिस्लेचर जो होता है सेशन में नहीं होता। सो गाइस, इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा अपने ऑफिस से तो वो किसको लिखित में ये रिजाइन देगा? सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको लिखित में रिजाइन देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज शॉर्ट। ये तो हमने पहले ही पढ़ा, या यस इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। द 5 ईयर टर्म फॉर द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। 5 साल का टेन्योर होता है, टाइम होता है प्रेसिडेंट का कि वो 5 साल तक रह सकता है, और कब से लेकर वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। डे ही एज्यूम्स चार्ज, जिस दिन वो चार्ज लेता है उसके बाद 5 साल गिने जाते हैं, और 5 साल के बाद उनको क्या करना पड़ता है? चेयर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि नए फिर से इलेक्शन होते हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम्ड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल जो होता है किसी भी स्टेट में भारत में लग सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 356। ठीक है, 3 टाइप की एमरजेंसीज लगती हैं, एक 352 के तहत, एक 356 के तहत, और एक 360 के तहत। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कहते हैं कि एट अ टाइम जो प्रेसिडेंट रूल होता है एक स्टेट में मैक्सिमम कितने टाइम तक लग सकता है? तो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा 1 ईयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द। जो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन ऑफ प्लानिंग कमीशन का इंडिया में, वो कौन होता है? गाइज, तो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस विच इज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन। कहता है कि जब पार्लियामेंट जो होती है हमारी सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रोमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को, विच इज़ टू बी रेटिफाइड, और जो पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ता है विद इन कितने टाइम में? 6 वीक फ्रॉम द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है? उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसमें क्या क्या आ जाता है? तो हमारे पास आ जाते हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या हो जाए? वेकेंट हो जाए, यानी कि अगर उनकी डेथ हो जाए या वो हो नहीं हो, ठीक है ना। विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। तो कितने टाइम के अंदर हमें अगले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ता है? गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा 6 महीने, 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट एमरजेंसी इन केस ऑफ। कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है स्टेट एमरजेंसी कौन से केस में लगाता है? तो क्या थ्रेट हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कंट्री को, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हो थ्रेट कर रही हो, उसका खतरा हो, ठीक है ना, कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो स्टेट की वो क्या हो गई हो? फेल हो गई हो। तो इन सभी केसेस की वजह से प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी लागू करता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर। कहते हैं कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वैल्यू ऑफ वोट होती है लोकसभा मेंबर्स की, वो कितनी होती है? तो डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द इंडियन प्रेसिडेंट इन। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? क्या वो टिटुलर एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल, या फिर टिटुलर एग्जीक्यूटिव होता है? तो वो सिर्फ टिटुलर का होगा, टाइटल का एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसको हम नॉमिनल हेड भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद हम बात करते हैं द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारी कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 25। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी हमें 25 ईयर की एज चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, कहते हैं कि प्राइम प्रेसिडेंट जो होता है उसको हम उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। तो उसको जो ऑफिस से हमें रिमूव करना होगा, तो कौन उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो गाइज उसके लिए एक प्रोसेस होता है अंडर आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट प्रोसेस उसका नाम होता है, जिसके तहत दोनों हाउसेज से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है, और इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से, और इसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। अंडर आर्टिकल 61 के तहत ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतने एमसीक्यूज़ ही करेंगे गाइज। आज हमने 35 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए, 70 एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को हर एक टॉपिक जो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक जो है उसके 100+ एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, और 100+ एमसीक्यूज़ में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहा है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं गाइज। थैंक यू।